कभी कोई गहना गिरवी रख के, कोई ज़मीन गिरवी रख के, किसी के घर में पेंटिंग नहीं हुई, किसी के घर में त्योहारों पर 2 खाना कम बना, खर्चा कम होता था, तब कोई व्यक्ति पहला पढ़ने गया है। अगर ये शिक्षा पढ़ पा करके अच्छी और कोई नौकरी पा गया तो ये हमारी पीढ़ियों का दर्द दूर कर लेगा। शिक्षा पर ये भरोसा था। इस देश के सबसे हाशिए पर पड़े लोग मिड डे मील के लिए अपने बच्चे को थाली लेकर भेजते थे। अब थाली भी स्कूल में मिलती है। लेकिन पता है, उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस समय प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा होने वाली थी, तब तक उनकी सरकारी किताब भी वहां तक नहीं पहुंची। सफदर हाजमी ने एक बहुत अच्छा गीत लिखा है, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। शिक्षा और रोजगार ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। एक की बर्बादी दूसरे की बर्बादी सुनिश्चित करती है। अब पहले कौन बर्बाद होगा, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा इस बात की लगी हुई है। और आजकल उत्तर प्रदेश पर चर्चा न हो तो कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 1.5 से 2 दर्जन पेपर लीक हुए। तो फैक्ट ये नहीं कि पेपर लीक हुए, फैक्ट ये है कि बधाई दीजिए उत्तर प्रदेश को कि पेपर तो हुए। क्योंकि 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं निकली। पुलिस भर्ती निकली चुनाव 2022 के ठीक पहले, पेपर लीक। लेखपाल भर्ती पेपर लीक, राजस्व विभाग की भर्ती पेपर लीक। अब तो यहाँ ये किया जा सकता है, चलिए बताइए एक एक पेपर लीक का नाम सब लोग बताइए, तो मुझे लगता है कि सबका नंबर आ जाएगा, इतने पेपर लीक हुए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इसने एक आंकड़ा जारी किया है कि स्कूली शिक्षा में 2022-23 और 23-24 के बीच 2 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल में नामांकन कम हुआ है, यानी वो नामांकन प्रक्रिया के बाहर हो। सबसे पहला नंबर उसमें बिहार का है, तकरीबन 35 लाख के आसपास। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, पता नहीं उत्तर प्रदेश दूसरे पे कैसे आ गया। लेकिन उन दोनों में ये होड़ है कि वो कौन आगे जाएगा, क्योंकि जब स्कूल बंद किए जाने की प्रतिस्पर्धा थी तो उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल था। 90 के बाद, मंडल आंदोलन के बाद इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, किसान, मजदूरों के बच्चे पहली बार व्यवस्थित तौर पर जिन विश्वविद्यालयों तक पहुंचना शुरू हुए थे, हमारे देश की पिछले 10 साल 15 साल की पॉलिसी ने अब सुनियोजित कर दिया है कि अभी विद्यार्थी धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम से दूर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के ऊपर यह आरोप लगा कि अपने प्राविधिक शिक्षा विभाग में उन्होंने जो पदोन्नति की है वो पैसे लेके की है, और 1 साल का बजट 50 करोड़ रुपए का था। और ये जब आरोप लगाया गया तो उस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें विपक्ष अभी कहीं नहीं है, अन्यथा सारा दोष नेहरू का हो जाता या राम मनोहर लोहिया का हो जाता कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो रहा है वो लोहिया की वजह से हो रहा है। अंग्रेजी विरोध वही करके चले गए थे, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। लोहिया की गलती है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मानविकी के विषयों में, सामाजिक विज्ञान के विषयों में कैसे हो सकती है, और देश भर में नॉर्मलाइजेशन इस प्रक्रिया के तहत पहले से ही पेपर आउट और पेपर लीक दोनों हो रहा था। माना यह जाता है विद्वानों में इस बात का मतभेद था, फिर भी आमतौर पर विद्वान इस बात में सहमत हो गए कि पहली पाली का पेपर आसान था और दूसरी पाली का पेपर कठिन था। जबकि दोनों पाली में इतिहास में पूछा गया कि पानीपत का युद्ध कौन लड़ा था, तो दूसरे में तराइन का युद्ध कौन लड़ा था, तो कौन सा युद्ध ज्यादा कठिन होगा, कौन सा कम होगा कठिन, ये कैसे तय किया उन लोगों ने। वो कुछ नहीं होगा जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय वाला कुछ नहीं होगा। इस पर बोलना भी अब गुनाहकारी है। अब इस पर बात नहीं होती इस देश में। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड राष्ट्रीय बॉन्ड घोषित हो चुका है, तब से किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार, और ये कहने के बाद आपसे केवल झगड़ा हो सकता है, आपके ऊपर केवल हमला हो सकता है, तर्क नहीं हो सकता कि अगर आपके ऊपर इतने संगीन आरोप विश्वविद्यालय में लगाए जा चुके हैं, एक ही परिवार के 5 लोग अपॉइंट हुए, यानी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत केवल जीन ट्रांसफर नहीं हुए, नौकरी भी ट्रांसफर हुई है, और उस पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा तो फिर एजुकेशन का क्या होगा। अब पूरा भारत वहां सियाचिन में सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और आपको अपने पेपर की पड़ी है। बस इसी तर्क का इंतजार, और ये तर्क दिया गया है इस देश में जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला हो रहा था। सस्ता में पढ़ाई करते हैं सब। इनके हॉस्टल की फीस देखिए, 10 रुपया 5 रुपया कितना थी,
क्या क्या मजाक उड़ाया गया और देश उसमें चुटकुले सुन रहा था। तो पहले क्या होता था कि मेढक को अचानक गर्म पानी में डाला गया तो वो कूद के भाग गया, क्योंकि उसने पूरी ताकत लगाई कि मेरी जान कैसे बच सके। फिर प्रयोग किया गया कि मेढक को धीरे धीरे उसी पानी में रख करके पानी को गर्म किया गया। हर बार मेढक को लगा कि थोड़ा ही तो गर्म हुआ है, ज्यादा गर्म होगा तो कूद जाऊंगा। और ये सोचते सोचते मेढक समझ ही नहीं पाया कि पानी इतना गर्म कब हो गया कि अब उसमें कूदने की क्षमता ही नहीं बची। ना राजनीति का मुख्य काम बन गया है। वो नहीं चाहते कि शिक्षा पर बात हो, रोजगार पर बात हो, और लोकतंत्र के जितने भी खांचे हैं वो सब मिलकर इस डाइवर्जन को, इस भटकाव को स्थायी बना रहे हैं। टेलीविजन पर आप इसकी चर्चा तब देखेंगे, शिक्षा और रोजगार की खास करके, जब कोई एट्रोसिटी जैसा मामला कोई सामने आए। जैसे दलितों का सवाल मीडिया में तब बहस में आता है जब दलितों के ऊपर कोई अत्याचार हो जाए, तब यह होता है कि दलित के साथ कितना गलत हो रहा है। लेकिन पूरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी अपने हक के लिए जब जब लड़ती है तो वो बहस मीडिया में नहीं आती। ठीक ऐसे ही आदिवासी दुनिया के किसी देश के किसी कोने में जब मार दिए जाते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी बताकर या जेल में डाल दिए जाते हैं, तब आदिवासी पर चर्चा होती है। लेकिन उसके पहले आदिवासी जब ये सवाल उठा रहे होते हैं कि वो क्या चाहते हैं, तो उस पर चर्चा नहीं होती। पिछड़ों का सवाल तो देश में मुद्दा बन ही नहीं पाया है। महिलाओं के सवाल पर आप देखेंगे, किसानों के सवाल पर देखेंगे, आमतौर पर चर्चा नहीं होती। अब आंदोलन करेंगे आप तब चर्चा होगी, या कोई किसान आत्महत्या करेगा तब चर्चा होगी कि किसानों की स्थिति कितनी खराब है या क्या उसके बुनियादी सवाल है। ठीक ऐसे ही अब शिक्षा और रोजगार, इन दोनों सवालों को बना दिया गया है। कोशिश ये की जाती है कि शिक्षा और रोजगार पर चर्चा ही ना हो। मैं इसलिए इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस बातचीत का, कि यहां से एक संदेश जाता है कि हां, आप भले ही अपने प्रायोजित संस्थानों से ब्लैकआउट करके इस पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, लेकिन जनता, आवाम और जो इसकी अहमियत समझते हैं वो लोग इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा को लेकर के जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, और अभी JNUSU के प्रेसिडेंट हमारे क्रांतिकारी साथी धनंजय भाई ने बताया कि पता नहीं उसका इंग्लिश में फ्रेज कुछ ऐसा बनेगा, वंस अ प्रोफेसर ऑलवेज प्रोफेसर। लेकिन ये होता है कि मित्रता में आप एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हैं, इसलिए धनंजय भाई ने ये बात कही। लेकिन मुझे महसूस होता है कि डिग्री तो कोई नहीं छीन पाएगा ना, नौकरी छीनी जा सकती है, और डिग्री जब आपकी ओरिजिनल हो तब और नहीं घबराना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। तो इस बात को कोई मतलब मुझे अफसोस नहीं है, कोई डर इस बात का नहीं है कि कोई आपकी काबिलियत, आपका हुनर आपकी डिग्री छीन सकता है। लेकिन प्रोफेसर का काम, मतलब मैं तो देश भर में अब लोग को ज़्यादा ही बुलाने लगे कि नहीं आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी आइए, तो वहाँ जा कर के जब बात होती है तो सब यही संबोधन देते हैं कि प्रोफेसर बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, जनता मानती है, और जनता के क्लासरूम में हम कभी विद्यार्थी तो कभी प्रोफेसर दोनों बन के खड़े हैं। ऐसे वक्त में मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके बीच में मौजूदा आज और कल 24 घंटे के भीतर का, फिर अपने मूल विषय पर हम आते हैं। पेपर लीक, निजीकरण शिक्षा का, और जो पूरा भ्रष्टाचार है इस दोनों के बीच में, शिक्षा और रोजगार के बीच में। UGC, आप आश्चर्य न हो करें कि UGC अभी भी है, मतलब है वो UGC, भले ही हेफा बना करके उसका काम खत्म कर दिया गया है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बनाई गई है, और UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था वो वैधता भी देता था, शैक्षणिक संस्थानों को नियमित भी करता था, संचालित भी करता था, वो UGC अब नाम मात्र का बचा है, और बाकी काम लोन लेकर के चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कितने करोड़ का लोन लिया है, इसका वैकल्पिक प्रश्न हो सकता है कुछ दिन बाद परीक्षाओं में आने लगे।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने कितना लोन लिया है, क्योंकि हर एक संस्थान अब लोन लेकर के पढ़ा रहा है। दूसरी तरफ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ गए। मुझे याद है अभी हम लोग बाहर खड़े होकर के चर्चा भी कर रहे थे कि 4-5 साल बीत गया और ये विश्वविद्यालय अपने बचाने की अंतिम लड़ाई में कहूँ तो वो उस दौर में लड़ रहे थे। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो हारे हुए लोग हैं या अब ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन वो एक संगठित दौर था जिस समय लड़ना जरूरी था। ये विश्वविद्यालय लड़ रहे थे और अकेले लड़ रहे थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लोग यहां लाठियां खा रहे थे और देश देख रहा था। देश या तो चुटकुले सुना रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था, या चुपचाप ये सब होता हुआ देख रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि प्रोफेसर बनाने में एक विचारधारा या एक तरह की बाध्यता अगर होगी तो विश्वविद्यालय चौपट हो जाएंगे। हम नहीं रोक पाए इसे। और अब अखबार में एक दिन खबर छपती है, 3-4 दिन पहले की अखबार है, कि 2 लोग पकड़े गए हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो 25 से 30 लाख रुपए दे करके दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनाने के लिए पैसा लिए थे और पैसा खा गए। पैसा ले लिया और उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जितने भी तरह का भ्रष्टाचार हो सकता था वो प्रोफेसर बनाने में किया गया है। अब यूजीसी ने क्या चेंज किया कि यूजीसी ने 2025 की नियमावली जो बनाई है उसका एक नियम यह है कि अगर आपको प्रोफेसर होना है तो अब यूजीसी के मुताबिक नेट, पीएचडी या उस विषय की दक्षता, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट प्रोफेसर हो सकते हैं। और एक वाक्य जो लिखा नहीं गया है, जो कहा नहीं गया है, लेकिन आपके पास नागपुर वाली डिग्री होनी चाहिए। ये एकदम अघोषित सा एक सर्टिफिकेट कोर्स नया लॉन्च किया गया और इसके बाद भी इस देश में मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई गंभीर चर्चा हुई होगी। अधिकांश लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि अब आपके प्रोफेसर कैसे लेटरल एंट्री से बनाए जाएंगे। ऑलरेडी जो बनाए गए हैं वो भी कोई बहुत ऐसे नहीं रहे पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि नियमों को ऐसे बदल दिया गया है। एक किस्सा और, पिछले दिनों मुझे महाराष्ट्र जाने का मौका मिला और जब मैं महाराष्ट्र में उस कार्यक्रम में गया तो वैज्ञानिकों का कार्यक्रम था। पाखंड अंधविश्वास से लड़ने के लिए वहाँ बात हो रही थी कि संविधान पर बात होगी कि हम वैज्ञानिक लोग अपने समाज को बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो अंधविश्वास और पाखंड में न जाए, क्योंकि उनको भी उस रील से बड़ी मुश्किल हो गई थी, चिंता हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति रोटी में गोबर लपेट कर खाने के लिए कह रहा था कि पौष्टिक होता है, बीमारी ठीक करता है। तो इस देश में जो भी विवेकवान लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप विवेक को खत्म ना होने दें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। और वहीं मुझे एक दस्तावेज दिखाया गया कि महाराष्ट्र सरकार ग्रेजुएशन के एक कंपलसरी पेपर में वैदिक गणित के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान को इंट्रोड्यूस कर चुकी है। यह महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। आपको यकीन हो ना हो कि शनि ग्रह से आपके जिंदगी में कोई बदलाव आता है कि नहीं, मंगल ग्रह से धरती पर शादियां टूटती हैं कि नहीं, लेकिन अब ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, क्लासरूम में इस पर बात होगी और आप इसे रोक नहीं सकते। अगर आपको वो डिग्री लेनी है तो वो कंपलसरी कोर्स करना पड़ेगा। प्रकारांतर से और ये धीरे धीरे विश्वविद्यालयों के भीतर इस तरह की चीजें आ चुकी थी। धीरे धीरे विवेक खत्म किया जा रहा था, प्रतिरोध खत्म किया जा रहा था, हमले बढ़ रहे थे। धीरे धीरे अब उसको एक तरह से मिला लिया गया है। मैं उन लोगों को बहुत हिम्मत देना चाहता हूं अपनी तरफ से भी, जो अभी भी इतने विपरीत परिस्थितियों में भी इस तरह के सवालों पर बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं और प्रतिरोध कर रहे हैं। दूसरा एक फैक्ट, परसों के इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में, दोनों में वो रिपोर्ट छपी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इसने एक आंकड़ा जारी किया है कि स्कूली शिक्षा में 2022-23 और 23-24 के बीच 2 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल में नामांकन कम हुआ है, यानी वो नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो गए। 1 करोड़ से ज्यादा। सबसे पहला नंबर उसमें बिहार का है, तकरीबन 35 लाख के आसपास। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, पता नहीं उत्तर प्रदेश दूसरे पे कैसे आ गया, लेकिन उन दोनों में यह होड़ है
कि वो कौन आगे जाएगा, क्योंकि जब स्कूल बंद किए जाने की प्रतिस्पर्धा थी तो उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल था। कई हजार स्कूल उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूल बंद कर चुका है, और अभी पिछले महीने 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने का जब एक प्रस्ताव आया तो विपक्ष ने बहुत तेवर के साथ उसका विरोध किया, तो सरकार ने उसको वापस ले लिया है। तो अब बता के नहीं बंद होगा, अब चुपचाप बंद हो जाएगा, उसका सरकारी दस्तावेज नहीं होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, कोविड की आड़ में दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हम आपदा में अवसर देख रहे थे। किसान कानून आया, श्रमिक कानून आए, और नई शिक्षा नीति 2020 आई, और नई शिक्षा नीति पर संसद में कोई बहस नहीं हुई है। उस नई शिक्षा नीति ने अगर ये नियम बना दिया है कि क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी काम करेगी और वो लागू हो चुकी है, तो 50 से कम जिस भी स्कूल में विद्यालय में बच्चे होंगे वो बंद होंगे, या तो दूसरे से मर्ज कर दिए जाएंगे पड़ोसी विद्यालय से। तो न पढ़ेगा इंडिया, न सवाल करेगा इंडिया। तो ये एजुकेशन सेक्टर में ये हो रहा है, और इस तरह के और भी बहुत सारे नियम बदले और बनाए जा रहे हैं। ये तो हुई कुछ आंकड़े, दस्तावेज के आंकड़े। अब डिग्रियां मिल रही हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया है। सेमेस्टर सिस्टम के बाद आपको चॉइस है कि आप 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर जब चाहें डिग्री लेकर जाइए, फिर लौट करके आइएगा। और इन सब के बीच में जो एडमिशन प्रक्रिया है उसमें तेजी से गिरावट आ रही है। जो वैज्ञानिक या विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनमें उन विद्यार्थियों के अनुपात में तेजी से गिरावट आई है जो वंचित शोषित तबके से आते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के हैं। वो विश्वविद्यालयों तक पहुंचने में उनका रेशियो कम हो रहा है। इस पर आपको ढेर सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी। लेकिन इस देश में अब चिंता इस बात की है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाला कैंपस कब खुलेगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रधानमंत्री से लेकर के शिक्षा मंत्री ने सबसे बड़ा यही कहकर के बेचा है कि हम इसे ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, वैश्विक ज्ञान संपदा से हम अपने ज्ञान संपदा को जोड़ेंगे। तो यहां के विद्यार्थी वहां जाएंगे, वहां के कैंपस यहां खुलेगा। कौन उसमें पढ़ेगा इससे कोई मतलब नहीं है। 90 के बाद, मंडल आंदोलन के बाद इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, किसान, मजदूरों के बच्चे पहली बार व्यवस्थित तौर पर जिन विश्वविद्यालयों तक पहुंचना शुरू हुए थे, हमारे देश की पिछले 10 साल 15 साल की पॉलिसी ने अब सुनियोजित कर दिया है कि अभी विद्यार्थी धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम से दूर जाएंगे। अब लौटते हैं शिक्षा के बाद रोजगार वाले सवाल पर, जो आज की बातचीत का पहला टॉपिक था। वो रोजगार का सवाल था। अब ये तथ्य भी बहुत पुराने हो गए कि किसने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देगा, और आंकड़ा बताता है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। ये आंकड़े पुराने हो गए, ये दोनों हास्यास्पद लगेंगे। वादा और हकीकत, इन दोनों पे अब कोई भरोसा नहीं करता, ना इस पर चर्चा करता है। नए आंकड़े पर बात करते हैं। द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट बनाई है, चंद रोज पहले की है, और टेलीग्राफ ये बताता है कि साल 2000 में बेरोजगार नौजवानों की तादाद तकरीबन 32 करोड़ के आसपास थी, या 32% थी, जो पिछले 20 साल में दोगुना हो गई है 66% के। क्योंकि परसों ही मैंने उसको बाकायदे एक वीडियो में बना के इस तथ्य का इस्तेमाल किया। और वो कौन सी दर है? शिक्षित बेरोजगारों की। उन बेरोजगारों की बात नहीं की जा रही है जो अशिक्षित हैं। बेरोजगारी तो हर तरफ है। हम जानते हैं कि आज भी इस देश के रोजगार का 49% हिस्सा ही संगठित क्षेत्र में है, अधिकांश तो असंगठित क्षेत्र का है। उसकी तो चर्चा ही कहाँ होती है। कौन मिनिमम वेज की बात कर रहा है, अब कौन उनकी बात कर रहा है। वो सस्ते मजदूर इतने सस्ते हो गए कि कोई फकीर का दोस्त एशिया ही नहीं दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बनने को तैयार है। तो अमीर कोई तब बनेगा जब सस्ता श्रम, सस्ती लागत, तो मुनाफा ज्यादा होगा। तो मजदूर सस्ते चाहिए, एक बात। लेकिन ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो शैक्षिक बेरोजगार, डिग्री लेकर के जो बेरोजगार है, उनकी तादाद तकरीबन 51% बेरोजगारी आंकड़े में बढ़ गई है। अब इसका तथ्य जुड़ता किससे है? शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ना किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक होता है।
क्योंकि मैंने जब बात शुरू की इसीलिए पेपर लीक से नहीं शुरू की, मैंने ये बात शुरू की कि शिक्षा और रोजगार ये दोनों वाइस वर्सा हैं, संपूरक हैं एक दूसरे के। रहा होगा कभी, मैं तो अपनी क्लास में 14 साल पढ़ाया तो मैं कई बार सर्वे करता था, छोटा मोटा सर्वे। मैं पूछता था कि कितने लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं, तो एक दो बहुत होशियार जो बच्चे होते थे जिनको पता होता था कि किस जगह क्या बोलना है, जैसे कोई गंगा में खड़े होकर के भी बोले कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, वैसे कुछ विद्यार्थी कहते थे मैं ज्ञान के लिए आया हूं। हालांकि वो कुछ ही देर बाद उस टाइप में आ जाते थे कि मैं किस चीज तैयारी कर रहा हूं, मैं तो सर सोचता हूं कि यूपीएससी क्रैक करूं। तो अपने आप वो समझ में आ जाता था कौन। लेकिन इसका ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था सीधे रोजगार से जुड़ती है और हर व्यक्ति उस दिशा में एजुकेशन पाना चाहता है जिस दिशा में उसे रोजगार आसान, सुरक्षित और उसके मुताबिक हो। इसलिए अब शिक्षा और रोजगार का रिश्ता बहुत गहरा हो गया है। तो अगर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है तो यह एक देश के लिए चिंताजनक होना चाहिए। और उसमें फिर आंकड़े क्या आते हैं, मैंने फेहरिस्त बनाई। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और आजकल उत्तर प्रदेश पर चर्चा न हो तो कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 1.5 से 2 दर्जन पेपर लीक हुए। तो फैक्ट ये नहीं कि पेपर लीक हुए, फैक्ट ये है कि बधाई दीजिए उत्तर प्रदेश को कि पेपर तो हुए। क्योंकि 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं निकली है। पुलिस भर्ती निकली चुनाव 2022 के ठीक पहले, पेपर लीक। लेखपाल भर्ती पेपर लीक, राजस्व विभाग की भर्ती पेपर लीक, आरओ। और अब तो यहां यह किया जा सकता है कि चलिए बताइए एक एक पेपर लीक का नाम सब लोग बताइए, तो मुझे लगता है कि सबका नंबर आ जाएगा, इतने पेपर लीक हुए हैं। और उत्तर प्रदेश कैसे देश में अव्वल है, अब हम वहीं से आते हैं तो कुछ उसकी शान बघारेंगे। बाकी पेपर लीक हो एक बात है, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक यूपी करा सकता है और कोई अभी तक नहीं करा पाया है। 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। अब इसको कैसे आप जोड़ के इसे समझ सकते हैं? क्या पेपर लीक यूं ही हो जा रहा है? अभी धनंजय जब बातचीत की शुरुआत कर रहे थे तो इन्होंने उस तरफ इशारा किया कि पेपर लीक हो नहीं जा रहा है, ये मीडिया की भाषा है। लो एक बार और हुआ पेपर लीक। अगर मैं सोचता हूं कि सरकार कोई और होती तो मीडिया की भाषा क्या होती, आप कल्पना करिए। क्योंकि ये सबको पता है कि सरकार और आका कौन है इसको देख करके भाषा बदलती है, वरना सबके बस का नहीं है कि 2000 की चिप में नोट में चिप भी आप खोज लें और कभी शर्मिंदा भी ना हो। तो मीडिया ये काम करता है। लेकिन जब इतना पेपर लीक हुआ तो आप गूगल करके देखिए, वो फहरिस्त निकल आएगी कितने पेपर लीक हुए। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के हर कोने में, हर राजस्थान में अभी मैं देख रहा था, बहुत बड़ी एक भर्ती है उसका पेपर लीक हुआ, आंदोलन हो रहा है। शिक्षक भर्ती तो अब एकदम आम हो गई है, शिक्षक भर्ती के पेपर लीक के मामले। लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक हुआ। अब जरा यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह होता कैसे है, पेपर लीक कैसे होता है। इसका कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, इसलिए वहाँ से पीछे से बहुत इसको हम समझने में हमें मदद नहीं मिलेगी। भारतीय ज्ञान परंपरा चूँकि गुरुकुलों से रही है तो इसलिए हम वहाँ भी इसका कोई स्रोत नहीं पाएंगे। ये निहायत आधुनिक संरचना है और उसमें भी तब जब लिखित परीक्षा हुआ करती थी तो पेपर दूसरे तरह से लीक होता रहा होगा। जब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आया है तब से पेपर लीक दूसरे ढंग से होता है। मिसाल के तौर पर बैलेट से वोट पड़ता था तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, कहा जाता था लोकतंत्र लूट लिया गया, हाय। अब ईवीएम से वोट पड़ता है और अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं भी अगर चुनाव आयुक्त होता तो एक शायरी पेश कर देता, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। और ये बात मैं चुनाव आयुक्त होते हुए बोल सकता हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ईवीएम पर सवाल हो रहा है तो मैं कहता हूं सवाल तो होते रहते हैं, जवाबों का क्या है।
मैं तो चुनाव आयुक्त बनता रहता हूं, आपका क्या होगा। कुछ भी बोल सकते हैं आप, और उसके बाद आपको सवाल के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक यही इस देश में हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है। मैं इस वाक्य को गलत कह करके यह कहना चाहता हूं कि हर एक पेपर होने के पहले उसके लीक किए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए पेपर हो रहा है। और यह कोई नई बात नहीं है। मैं जब प्रोफेसर नहीं रहा ऑन पेपर, तो मैंने अपनी एक किताब जो लिखी प्रोफेसर की डायरी, उसमें इंटरव्यूज की कहानी लिख दी है, जिसको अभी तक कोई गलत भी नहीं कर पाया है। और मैं हर बार ये कहता था कि वहां वैकेंसी आ रही है, इसके पहले यह तय हो जा रहा था कि वो किसके किसके लिए आ रही है। इंटरव्यू होता है केवल आपको यह भ्रम में रखने के लिए कि हां आपके यहां लोकतंत्र जिंदा है, देखो हम अपने विरोधियों को भी बोलने देते हैं। तो चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, भले ही कुछ भी हो, लहर किसकी हो, जीत कोई जाए, लेकिन हो जाएगा। सब लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। इसी तरह से मैंने उस किताब में लिखा कि आप इंटरव्यू कराते हैं, सबको पता होता है कि कैसे उस पर किसका सिलेक्शन होना है। और जो विश्वविद्यालयों के गलियारों के भीतर हैं, उनके प्रोफेसर अपना कितना भारी वजनदार झोला है उसको उसी विद्यार्थी को पहले देते हैं जिसका नंबर इस रेस में आगे होता है, कि अब की कहीं इंटरव्यू दिलवाने जाएंगे तो पहले तुम्हारा कर देंगे। अब थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। ठीक इसी तरह से पेपर लीक सामान्य प्रक्रिया अब नहीं रही है। अब इसके एग्जाम्पल कुछ अगर मैं दूं, उत्तर प्रदेश से ही फिर से उदाहरण लेता हूं। उत्तर प्रदेश में अब मैं ये कहूंगा तो फिर विषयांतर हो जाएगा कि वहां तो मंत्री और उसी सरकार के गठबंधन के साथी ही कह रहे हैं कि पुलिस लूट रही है, कमिश्नरेट नहीं, कमिश्नरेट बिल्डिंग का नाम है, और उन्हीं का कह रहा है आदमी कि कमीशन रेट, यानी इतना पैसा पुलिस ले रही है। उन्हीं का कोई आदमी कह रहा है कि क्या क्या गायें काटी जा रही है। मैं उसमें नहीं कुछ मानता हूँ, मैं इस पर भरोसा भी नहीं करता। मैं जानता हूँ कि अच्छा राज चल रहा होगा, लेकिन मंत्री के ऊपर, मैं उदाहरण वहां से ले रहा हूं बस, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के ऊपर यह आरोप लगा कि अपने प्राविधिक शिक्षा विभाग में उन्होंने जो पदोन्नति की है वो पैसे लेके की है, और एक साल का बजट 50 करोड़ रुपए का था। और यह जब आरोप लगाया गया तो उस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी मेरे खिलाफ यह षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें विपक्ष अभी कहीं नहीं है, अन्यथा सारा दोष नेहरू का हो जाता या राम मनोहर लोहिया का हो जाता कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो रहा है वो लोहिया की वजह से हो रहा है। अंग्रेजी विरोध वही करके चले गए थे, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा, लोहिया की गलती है। ये आज का भारत, आज का उत्तर प्रदेश है। उस पेपर लीक की प्रक्रिया को समझने के लिए एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि बाकायदे पहले तय होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो चाहिए होती हैं, किस कंपनी को वो टेंडर दिया जाएगा। शुरुआत वहां से हो रही है। वो पेपर बना रहे हैं, वो ओएमआर शीट बना रहे हैं, उनके पास सारा एक्सेस है, लेकिन जैसे ईवीएम हैक नहीं हो सकती वैसे वो भी हैक नहीं कर सकते, हम मान लेते हैं, हमने वो भी तो मान लिया है। दूसरे स्टेप पर वो जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर बनाने में, जिसमें बीपीएससी अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे मदद करेगा, बिहार लोक सेवा आयोग। वहां भी तो यही सवाल था, कहां कितने सेंटर बनाए गए, उनमें कितने विद्यार्थी गए। अब आइए जरा, इसके पहले ये जो पेपर लीक हुआ था, शायद उत्तर प्रदेश का ही था, कुछ आप लोग भी, जिसमें पता चला कि नॉर्मलाइजेशन के तहत 2 पाली में एग्जाम होता है, एक जैसा पाठ्यक्रम, एक जैसा सब कुछ। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या कहती है? माना यह जाता है, विद्वानों में इस बात का मतभेद था, फिर भी आमतौर पर विद्वान इस बात में सहमत हो गए कि पहली पाली का पेपर आसान था और दूसरी पाली का पेपर कठिन था। जबकि दोनों पाली में इतिहास में पूछा गया कि पानीपत का युद्ध कौन लड़ा था, तो दूसरे में तराइन का युद्ध कौन लड़ा था, तो कौन सा युद्ध ज्यादा कठिन होगा, कौन सा कम होगा कठिन, ये कैसे तय किया उन लोगों ने? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मानविकी के विषयों में, सामाजिक विज्ञान के विषयों में कैसे हो सकती है? और देश भर में नॉर्मलाइजेशन इस प्रक्रिया के तहत पहले से ही पेपर आउट और पेपर लीक दोनों हो रहा था। इस पर अभी देश पर चर्चा ही नहीं हो रही थी कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 25-25 नंबर ऊपर नीचे हुआ है।
और जिन परीक्षाओं में एक नंबर पे हजारों लोग होते हैं कि कौन मेरिट के अंदर हुआ कौन बाहर हुआ, वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के शिकार होकर के पूरी प्रक्रिया से बाहर हो गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उनकी किस्मत में लिखा था कि तुम आसान पाली में जाओगे इसलिए 20 नंबर घटेंगे, तुम कठिन पाली में जाओगे तो 20 नंबर बढ़ जाएंगे। यहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। यूपी से और बिहार में भी उसका पूरा लगा। जहां जहां पर एक बार से अधिक बार में परीक्षा करानी पड़ेगी, वहां नॉर्मलाइजेशन के नाम पर यह गैरबराबरी हो रही है। और इसके बाद कहां सेंटर गया, अब मैं बताऊं क्या क्या दिलचस्प। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। पेपर कहीं लेट पहुंचा। जब पेपर लेट पहुंचा तो उनको अतिरिक्त समय दिया गया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, दोबारा पेपर करवाया गया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। और यह कर करके एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के दर्जनों अभ्यर्थियों में प्रतिभा और मेरिट सब पाई गई और वो एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब याद आ रहा है मैं किस परीक्षा की बात कर रहा हूं? बिहार वहां पीछे रह गया। बिहार हर जगह आगे थोड़ा ही रहेगा, कितनी वैनिटी वैन दौड़ेगी, तो अभी उसको रुकते हैं। तो अभी जहां पर बात हो रही है, देश की परीक्षा है, ये सामान्य परीक्षा नहीं है। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से सारे काबिल विद्यार्थी, और पहले हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे तो छोटी मोटी नकल करते थे। देखिए चोरी तो कोई बिना बताए मूवी देखने चला जाए तो वो भी शास्त्रों में उसे पाप कहा गया है, क्योंकि आपने झूठ बोला है। आप गए थे कुछ और करने, बताए कुछ और, तो वो भी झूठ है। तो छोटी चोरी सबने की होगी। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का जब बताना तो पीछे वाले से पूछ लिया। मैं एक बार, मेरा एक दोस्त था, वो पिछले कम से कम 4-5 वर्ष तो इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद तो मुझे चढ़ाया ही कि मैं दिन भर क्रिकेट खेलता था, मैं क्लास में कम आता था और तुमसे पूछ करके मैंने एग्ज़ाम दिया था और तुम 60% पर रह गए, मैं 70 पे आ गया। कम से कम 3-4 साल तो उसने मजाक उड़ाया होगा। अलग अलग वजहें होती हैं, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखना होता था। 20 साल पहले की पढ़ाई। अब OMR शीट है, अब कंप्यूटराइज पूरा प्रोसेस है। कैसे संभव है कि जो लोग लाइन से बैठे हैं वो सारे मेरिटधारी बैठे हुए थे? ये तो 90 के पहले के भारत में हुआ करता था कि जो विश्वविद्यालय पहुंच गए, सब मां सरस्वती के पावन प्रांगण में महान मेरिटधारी लोग हैं, और आरक्षण जब लागू होगा तो मेरिट की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए आरक्षण का विरोध करो। ये होता था, इसी देश में हुआ है, 20-30 साल पहले हुआ है। अब जब आरक्षण वहां तक पहुंच गया तो पता चला उन्हीं की कट ऑफ जो है SC और OBC से नीचे चली गई, जो सबसे ज्यादा मेरिट वाले लोग थे। नहीं समझ पाए आप? तो अब खैर कोई बात नहीं। तो अब उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, पेपर लीक की प्रक्रिया, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर पे इतने लोग हैं, लेकिन मुझे जरा सोच कर बताएं, क्या कोई परीक्षा रद्द की गई? क्या कोई परीक्षा में यह किया गया कि स्वीकार कर लिया गया कि परीक्षा लिए चुनी गई थी? 2018 में भर्ती निकली, 19 के आसपास तक उसका सब प्रक्रिया पूरी हुई। 20-21 तक जाते जाते ये समझ में आने लगा कि यहाँ पर जो संवैधानिक आरक्षण प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ है। OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, उस भर्ती प्रक्रिया में केवल 3.8% आरक्षण OBC को मिल पाया, क्योंकि वो कैटेगराइज कर दिया जाता है। वहां पर आप आरक्षण की प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि जहां मल्टीपल लेयर पर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वहां किस लेयर पर कौन किस तरह के रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है, किसका बाद में ले रहा है, इससे तय नहीं हो पाता कि वो कब किस जगह पर आरक्षण के कैटेगरी में आएगा और कब नहीं आएगा। तो वो पेचीदा प्रक्रिया है, वो बाद में फिर कभी बात करेंगे उस पर। फिलहाल उसका ऐतिहासिक तथ्य यह है कि उसमें यह पाया गया कि 3.8% शेड्यूल OBC कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन मिला। शेड्यूल कास्ट के लोगों का रिजर्वेशन यूपी में कितना है? तकरीबन 20% आबादी, और उनको मिला कितना? दोनों के ऊपर जब सवाल उठाए गए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने चिट्ठी लिखी उत्तर प्रदेश सरकार को कि आपने जो परीक्षा कराई, जो परिणाम निकाले हैं वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में 3.8% ही आरक्षण मिल पाया है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। शुरुआत, अब पिछड़ा वर्ग आयोग, संवैधानिक दर्जा मिला तब मिला जब एक OBC प्रधानमंत्री थे।
मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनको कि उन्होंने ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, ये बड़ी बात है। उसके पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला था, और एक ऐतिहासिक घटना थी इस देश के ओबीसी डिस्कोर्स के लिहाज से। लेकिन वो इतनी ऐतिहासिक होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि वो चिट्ठी लिखेगा कि आपने आरक्षण की अवहेलना कर दी है, हम आप पर कठोर कार्रवाई करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार करती है, कार्रवाई करने का तो अधिकार ही आपके पास नहीं है। अब चिट्ठी लिखने का अधिकार है, चिट्ठी लिख करके एक नहीं 2-3 बार पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि आपने भर्ती में घोटाला किया है, और उससे ज्यादा उसके पास कोई ताकत नहीं है। पहले वो संस्कृत में एक श्लोक था कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। आजकल कुछ ऐसे संस्थान हैं जिसमें न दांत है न सींग है, और दोनों के बिना वो सबसे खूंखार बन के बैठे हैं। आज उसी पिछड़ा वर्ग आयोग में रूटीन के मेंबर और आयोग के सदस्य पूरे नहीं है, कोई जानता भी नहीं कि वो क्या करता है। उसकी ऑफिस ऐसी जगह पे है जहां आप जाएंगे तो न वो शीश महल है न राजमहल है, वो एकदम खटारा बिल्डिंग है जिसमें बैठने की भी जगह नहीं है। उस आयोग ने जब कहा कि आपकी पूरी प्रक्रिया गलत है, तो 2022 के बाद से चुनाव के ठीक पहले सरकार ने माना कि वो प्रक्रिया गलत है। सरकार ने कहा कि 6800 अभ्यर्थियों की फिर से सूची जारी करते हैं, उनको हम ज्वाइनिंग दे देंगे और उसके बाद अनुपात पूरा हो जाएगा। 6800 विद्यार्थी खुश हो गए, कुछ की शादियां तय हो गई कि भाई नौकरी लग गई, अब तो ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना है बस। कुछ ने जमीन वमीन खरीद ली, कुछ ने उधार। वो वाली फिल्म देखी आपने हेरा फेरी, जिसमें जब प्लान बन जाती है तो जो परेश रावल होता है, तब का परेश रावल, वो बुला लेता है जितने लोगों से उधार लिया होता है, तुम भी आओ, तुम्हारा कितना था, अच्छा तुम्हारा इतना था, ले जाओ, तुम कल आके ले लेना। फिर बुलाते हैं, अरे पहले चाहो ज्वाइनिंग लेटर तो मिल जाने देते। ये हुआ उसमें, ये नए किस्म का पूरा घोटाला था। चुनाव जैसे ही बीता, वो 6800 विद्यार्थी जो सेलेक्ट हो चुके थे, जिन्हें केवल ज्वाइनिंग लेटर देकर के ज्वाइन कराया जाना था, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। पहले सरकार ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई, और उसके बाद जब वो आंदोलन सड़क पर करने गए तो उसी पुलिस वाली वर्दी में उन पर लाठियां बरसाई गईं, जिस वर्दी से कुछ दिन पहले कहीं फूल बरसाया जा रहा था। अगर आप समझते हैं कि कहां फूल बरसाया जा रहा था तो समझ लें, ये इस देश के युवाओं के साथ ट्रीटमेंट है जिस पर आज का विषय है। इसलिए एजुकेशन प्राइवेटाइज की जाएगी, इसलिए एजुकेशन के सिलेबस में आपकी पाठ्यक्रम को ऐसे बदला जाएगा कि वो विवेक शून्यता की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाए, और डिग्रियों की कीमत इतनी कम की जाएगी ताकि शिक्षा को लेकर के आकर्षण कम हो जाए। इस देश में हम सब जानते हैं, बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन के लोग यहां होंगे, वो लोग कभी कोई गहना गिरवी रख के, कोई जमीन गिरवी रख के, किसी के घर में पेंटिंग नहीं हुई, किसी के घर में त्योहारों पर 2 खाना कम बना, खर्चा कम होता था, तब कोई व्यक्ति पहला पढ़ने गया है। अगर ये शिक्षा पढ़ पा करके अच्छी और कोई नौकरी पा गया तो ये हमारी पीढ़ियों का दर्द दूर कर लेगा। शिक्षा पर यह भरोसा था। सफदर हाजमी ने एक बहुत अच्छा गीत लिखा है, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। तो शिक्षा इतनी बड़ी जरूरत की चीज थी, और उसको ग्रेजुअली कितना बर्बाद किया जाएगा। ये इसलिए भी जायज हो जाता है क्योंकि अपने बच्चों को तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पहुंचाया जा चुका है, वहां वो पढ़ रहे हैं। उनकी जब डिग्री का कन्वोकेशन होता है तो निशिकांत दुबे जैसा बीजेपी का आदमी भी कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब लग गई, उसे लाखों का पैकेज है। और दूसरी तरफ कोई मारा जाएगा, कहां मारा जाएगा वो आप समझिए। इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर अब कोई डिबेट नहीं होती है, और अगर डिबेट होती तो परसों के इंडियन एक्सप्रेस में जब यह खबर आई कि 1 करोड़ से ज्यादा ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ गया है पिछले 2 साल में, तो इस पर देश में चिंता होनी चाहिए थी। टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि 50,000 स्कूल एक बार में बंद किए गए, इस पर इस देश में कोई चर्चा नहीं हुई। और दूसरी तरफ जिनको डिग्री मिल चुकी है, टेट का एग्जाम होता है, पेट का एग्जाम होता है, स्लेट का एग्जाम होता है, जिसका टेन्योर तय होता है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो इतने दिन के भीतर, जैसे जेआरएफ, अगर आपने जेआरएफ कर लिया है तो 2 साल के भीतर अगर आप कहीं एनरोल्ड नहीं होते तो वो जेआरएफ लैप्स हो जाएगा।
और ऐसे तमाम डिग्रियां लैप्स हो गई क्योंकि वैकेंसी नहीं आई। दैनिक भास्कर, आज का नहीं, पुराना दैनिक भास्कर 1 साल पहले का एक रिपोर्ट साझा करता है अपने मुख्य पृष्ठ पर कि केवल 5 सरकारी विभाग केंद्र सरकार के ऐसे हैं जिनमें 8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें रेलवे सबसे पहला नंबर पर है। और रेलवे के पद खाली पड़े और आखिरी बार रेलवे की वैकेंसी कब आई है ये देख लीजिए आप। गृह मंत्रालय के तकरीबन 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन खाली पदों को छोड़ के भी सबसे होनहार बच्चा गृह मंत्रालय से बीसीसीआई होते हुए आईसीसी पहुंच चुका है। उसे यहां नहीं पेपर लीक, पेपर कब हो रहा है एग्जाम, कब हो रहा है ये। तो ये किसके बच्चे हैं जो बिहार में लाठी खा रहे थे, ये हम जानना चाह रहे हैं। और ये इस देश के नौजवानों को चिंता का विषय क्यों नहीं लगता। ठंडी के समय वाटर कैनन चलाया गया बिहार में, और पता है उसका फैक्ट्स क्या है। दिसंबर के पहले हफ्ते में एग्जाम हुआ, दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते से वहां पर आरोप लगने लगा कि पेपर लीक हुआ है, पेपर में घोटाला हुआ है, विद्यार्थी सड़क पर उतरने लगे। उसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में दोबारा परीक्षा करा ली गई है उसी बापू सभागार में। 4 जनवरी को पेपर हो चुका है बिहार में, और बिहार में वहां का प्रशासन कह रहा है कि 12,000 कुछ लोगों का मामला था, 12,180 कुछ लोगों का, जिनमें से 8,100 कुछ लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, जिसमें से 5600 कुछ लोगों ने परीक्षा दे दी है। अब न कोई घोटाला हुआ है, अब न कोई यहां भारत में घुसा हुआ है, न कोई घुसा हुआ था, न कोई घुसेगा। और फिर बाद में 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि 2 गांव बस गए हैं। तो अब जब उतने बड़े सवालों पर देश में हलचल नहीं, तो लाठी खाने के लिए तैयार तो इस देश में बेरोजगारों की संख्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार की इन 2 घटनाओं को सैंपल बनाकर एक साथ देखा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने बच्चे विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर कितने मुकदमे हुए और कितने वो मुकदमे झेल रहे हैं। अभी तक उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई। और बिहार में जितने लोग लाठी खा रहे थे, रात में पुलिस ने मारा है, वाटर कैनन चलाया है, क्या क्या नहीं हुआ है। और उस समय वो किस पॉलिटिकल वजह से हो रहा है, उसके और भी वजह हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर लीक एक सांस्थानिक चरित्र बन चुका है। और आश्चर्य नहीं कि मीडिया की खबर बता रही है बिहार में आम लोग जानते हैं कि 25 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए में पेपर बिका है। अब इसका जांच कौन करेगा। अभी तो आजकल चुनाव भी नहीं है, एक आध ईडी, एक आध सीबीआई को वहां भेजा जाना चाहिए कि भाई इस देश में परीक्षाओं के ऊपर इतना बड़ा, नीट के ऊपर कितने लाख रुपए का आया था। बिहार से एक बच्चा, उसके रिश्तेदार का फोन आता है कि कोटा में बात हो गई है, इतने रुपए में तय हो गया है, 4 बच्चों का एग्जाम होगा, रातों रात ट्रेन पकड़ के वो कोटा जाते हैं, परीक्षा देते हैं, और उस परीक्षा के बाद वही लोग बिहार वाले पकड़े जाते हैं। तो ये कौन डिबेट करेगा इस पर कि उस परीक्षा का क्या हुआ जिसमें इतने लाख लोग पकड़े गए थे, इतने लाख रुपए का आरोप लगा था। वो कुछ नहीं होगा जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय वाला कुछ नहीं हुआ। इस पर बोलना भी अब गुनाहकारी है। अब इस पर बात नहीं होती इस देश में। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड राष्ट्रीय बॉन्ड घोषित हो चुका है, तब से किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और यह कहने के बाद आपसे केवल झगड़ा हो सकता है, आपके ऊपर केवल हमला हो सकता है, तर्क नहीं हो सकता कि अगर आपके ऊपर इतने संगीन आरोप विश्वविद्यालय में लगाए जा चुके हैं, एक ही परिवार के 5 लोग अपॉइंट हुए, यानी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत केवल जीन ट्रांसफर नहीं हुए, नौकरी भी ट्रांसफर हुई है, और उस पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा, तो फिर एजुकेशन का क्या होगा। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से चल करके जेएनयू हमारे एक मित्र आए थे, उन्होंने किस्सा सुनाया, और यह भी मैंने अपनी किताब में लिखा है। अगर मैं कंक्लूड कर दूं अपनी बातचीत को, तो केवल मुझे यह कहना है कि शिक्षा और रोजगार ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। एक की बर्बादी दूसरे की बर्बादी सुनिश्चित करती है। अब पहले कौन बर्बाद होगा, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा इस बात की लगी हुई है। इसीलिए मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, और अब मुझे मौका मिला है तो मैं जहां भी जाता हूं लोगों से पूछता हूं कि आपके इलाके का सरकारी स्कूल कैसा है, वहां किन घरों के बच्चे आज भी शिक्षा लेने जा रहे हैं। इस देश के सबसे हाशिए पर पड़े लोग मिड डे मील के लिए अपने बच्चे को थाली लेकर भेजते थे, अब थाली भी स्कूल में मिलती है। लेकिन पता है, उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस समय प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा होने वाली थी, तब तक उनकी सरकारी किताब भी वहां तक नहीं पहुंची हुई थी। शिक्षा को बर्बाद ऐसे किया जाएगा।
और ठीक उसी समय प्राइवेट स्कूल बने हुए, प्राइवेट विश्वविद्यालय बन गए, अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और जहां जहां बनी हुई है वहां जाके देखिए ग्रेजुएशन की फीस। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब प्रोफेसर बना था, साल 2010 की बात होगी, उस समय मेरे ग्रेजुएशन कोर्सेज में फीस लगभग 3 से 4 हजार एक साल की थी। और हम जब वहां आखिरी वक्त तक जब मैं रहा तो कई ग्रेजुएशन के कोर्सेज ऐसे थे जिसमें फीस 35,000 से 40,000 तक पहुंच गई। मात्र 12 से 14 साल में 10 गुना फीस बढ़ी है। पूरे देश का कोई एक किसान, कोई एक नौकरी वाला, कोई एक ऐसा आदमी बना दीजिए, बिजनेसमैन भी बता दीजिए जिसकी आमदनी 2 गुना 3 गुना हुई है, कुछ लोगों को छोड़कर, जिनकी आमदनी कोरोना में 50 गुना बढ़ी थी। जब सबका बिजनेस चौपट हो रहा था फिर भी उनकी आमदनी बढ़ रही थी। उनको एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए 1990 के समय जो WTO में समझौता हुआ था उसका असर अब दिखने लगा है कि एजुकेशन एक मुनाफा आधारित व्यवसाय है, इसलिए सेल्फ फाइनेंसेस कोर्स आएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉमनवेल्थ गेम के समय एक स्टेडियम बना और उसमें एक मल्टीपर्पज हॉल बना है। ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने लैपटॉप बांटे जो आज कूड़े में पड़े हैं। इतना बड़ा स्कैम कौन बोलेगा? सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो। ये तो इस देश का हाल बना दिया गया। 10,000 से ज्यादा प्रोफेसर वहां बैठे हुए, एक पूछने को तैयार है कि ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर जितना पैसा मिला था वो लैपटॉप में गया, तो लैपटॉप कहां गया? और उस दिल्ली विश्वविद्यालय के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में सेल्फ फाइनेंसेस कोर्सेज शुरू हो गए जिसकी फीस 3 लाख से 4 लाख रुपए है। तो उस पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन उसी के भीतर से हो रहा है। हम इस मुगालते में न रहें कि कभी घोषित किया जाएगा कि आज से संविधान खत्म, आज रात 8 बजे से नया संविधान लागू। ऐसा कभी नहीं होगा। संविधान वही रहेगा, माथा उस पर झुकाया जाएगा, उसकी सलामी ठोकी जाएगी, उस पर बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी और भीतर से उसको वैसे ही खोखला किया जाएगा जैसे पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को भीतर से प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और इसलिए यह बात दोनों वाइस वर्सा जुड़ी हुई है कि एजुकेशन कोलैप्स करेगी तो वो रोजगार पर असर डालेगी। कुछ दिन बाद काबिल लोग परीक्षा देने के लिए ही नहीं बनेंगे। कि पिछली सरकारों में भी शिक्षा और रोजगार को लेकर कोई बहुत गंभीरता नहीं थी। 1990 के बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी तो उस समय किसी और की सरकार थी जो WTO में समझौता कर रही थी, और उसके बाद से निजीकरण के नाम पर शिक्षा का निजीकरण सबसे तेजी से होने लगा। लेकिन हां, कुछ लोगों को वो काम करने में 20 साल लगे होंगे, 30 साल लगे होंगे, 50 साल लगे होंगे, लेकिन जब विशिष्ट प्रतिभा के धनी लोग आते हैं तो जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके रख देते हैं। तो जितना तेजी से प्राइवेटाइजेशन नहीं पिछले वर्षों में हुआ, इतना 2-3 वर्षों में हो चुका है। और इसी तेजी से पेपर लीक भी हो रहा है। कुछ दिन बाद कहीं ये ना कह दिया जाए कि चूंकि हर पेपर लीक हो जाता है इसलिए अब कोई पेपर ही न रहेगा बांस। इसलिए अगर इस देश को बचाना है तो मुझे लगता है सबसे जरूरी मुद्दा है शिक्षा और रोजगार का, और ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों की बर्बादी ये साबित करती है कि आप थोड़े से वो लोग हैं। मैं आखिर में वो आंकड़ा बता ही दूं कि 100 में 3% लोग हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं, 100 में 3 विद्यार्थी, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो रिसर्च एरिया तक पहुंच रहा है। 1% से भी कम वो आंकड़ा है। उनमें भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। अब पूरा भारत वहां सियाचिन में सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और आपको अपने पेपर की पड़ी है। बस इसी तर्क का इंतजार है, और यह तर्क दिया गया है इस देश में। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला हो रहा था, सस्ता में पढ़ाई करते हैं सब। इनके हॉस्टल की फीस देखिए, 10 रुपया 5 रुपया कितना थी, क्या क्या मजाक उड़ाया गया, और देश उसमें चुटकुले सुन रहा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो मेरा विश्वविद्यालय रहा, उसमें जब फीस 400% बढ़ा दी गई तो जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया उन पर मुकदमा लगाकर उनको जेल भेजा गया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब फीस अप्लाई हो चुकी है, उतनी महंगी हो चुकी है। तो पहले क्या होता था कि मेढक को अचानक गर्म पानी में डाला गया तो वो कूद के भाग गया, क्योंकि उसने पूरी ताकत लगाई कि मेरी जान कैसे बच सके। फिर प्रयोग किया गया कि मेढक को धीरे धीरे उसी पानी में रख करके पानी को गर्म किया गया। हर बार मेढक को लगा कि थोड़ा ही तो गर्म हुआ है, ज्यादा गर्म होगा तो कूद जाऊंगा।
और ये सोचते सोचते मेढक समझ ही नहीं पाया कि पानी इतना गर्म कब हो गया कि अब उसमें कूदने की क्षमता ही नहीं बची। मुझे उम्मीद है कि देश के नौजवान इन बातों को समझेंगे और बचाने के लिए कुछ भी और खतरे में नहीं है, कुछ भी और बंटा हुआ नहीं है, बटे हुए इस देश के नौजवान हैं और खतरे में इस देश की शिक्षा और रोजगार है। शुक्रिया।